उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। उत्तराखंड की जनजातियों में क्या उनकी संस्कृति है, उनका समाज, उनके त्योहार, उनके रहन सहन, उनके कल्चर, उनके भाषा बोली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जनजाति क्या होती है। जनजाति एक वह समुदाय है जो प्रकृति पूजक होती है, जिसके एक अलग संस्कृति होती है, अलग एक पहचान होती है, कल्चर अलग होता है, रीति रिवाज अलग होते हैं। और उन्हें संविधान में तो अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं वनवासी, आदिम जनजाति या आदिवासी के नाम से भी उनको जाना जाता है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय उत्तराखंड की किसी भी जाति को जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया। उसके बाद 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए एक कमेटी का गठन हुआ, जिसका नाम था लोकर कमेटी, जिसके अध्यक्ष लोकर थे, इसलिए इसका नाम लोकर कमेटी हुआ। 1967 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उत्तराखंड की भी 5 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड की जनजातियों को जनजाति का दर्जा कब दिया गया। 1967 में किस कमेटी की अनुशंसा पर दिया गया? लोकर कमेटी की अनुशंसा पर दिया गया। और अनुच्छेद 342 के तहत 342 के तहत किसी भी जाति या जनजाति को अनुसूचित जनजाति बनाया जाता है। ठीक है। और अनुच्छेद जो आर्टिकल 338A यानी अनुच्छेद 338 को, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। यह गठन संविधान 89 हुआ, संविधान संशोधन 2003 के तहत हुआ और गठन 2004 में इसका किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ, किस संविधान संशोधन के तहत हुआ और किस अनुच्छेद में उसको रखा गया है। अर्थात यह एक संवैधानिक निकाय है। तो 1967 में जिन 5 जनजातियों को दर्जा दिया गया उनमें थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया, जौनसारी मुख्यतः ये हैं 5 जनजातियां। ITU report, the report of the advisory committee on the reservation of the list of scheduled caste and scheduled tribes। आज हम जिस जनजाति के बारे में बात करेंगे वह थारू जनजाति। थारू जनजाति यह उत्तराखंड के अलावा बिहार के चंपारण, दरभंगा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, बहराइच में रहते हैं। इनके साथ साथ ये नेपाल के तराई क्षेत्र में भी निवास करते हैं। और उत्तराखंड व कुमाऊं की सबसे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है, जनजाति समूह है। कई बार पूछा जाता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, तो थारू है। और कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन से? थारू है। जो उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में निवास करती है उसमें से मुख्यतः उधम सिंह नगर के नानक मत्ता, किच्छा, खटीमा, सितारगंज और नैनीताल के कुल 141 गांव में निवास करती हैं। थारू जनजाति में 16 उपकुल बताए जाते हैं। इसमें रउतार, गढ़वालिया, चितौनिया, गोरोहाट, बातर, लंपोचा, ख्वास, महावत, दंगवरिया, केसनौत, कोचिला, कटखला, अहीर, वोट, मरचावर, मर्दनिया, कनफटा, कटहरिया आदि। ये जो तराई भूमि है इसको जब एटकिंसन साहब 1882 में हिमालयन गजेटियर लिख रहे थे तो इससे इन्होंने मृत्यु भूमि की संज्ञा दी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, मलेरिया होता था। और पहाड़ से भी जो लोग यहाँ आते थे सर्दी से बचने के लिए, उन्हें घमतप्पू कहा जाता था, वो भी गर्मियों के सीजन पे यहाँ मलेरिया के डर से माइग्रेशन करके वापस पहाड़ों में चले जाते थे। फिर मैसफील्ड ने थार से आया हुआ बताया, जो थारू लोग हैं इनको क्या बताया हुआ, थार से आया हुआ है। अलग अलग इतिहास करोगे अलग अलग मत हैं। ये लोग मानते हैं कि एक बार हमारे राजा सैनिकों को लेकर श्रीलंका गए थे, श्रीलंका के सेना के सामने ये लोग थर थर कांपने लगे, इसलिए इन्हें थारू नाम दिया गया है। लोग मानते हैं कि ये लोग अधिक दारू पीते थे, दारू पीने के कारण इन्हें थारू को नाम मिला है। थारू का अर्थ होता है ठहरे हुए लोग। थार मतलब ठहरना और थारू मतलब ठहरे हुए लोग। समाज मातृसत्तात्मक है, संयुक्त परिवार की धारणा है, कहीं पितृवंशी और पितृस्थानीय भी है। मातृसत्तात्मक में देखते हैं हम, जो इनकी महिलाएं हैं, महिलाओं की अच्छी खासी स्थिति है। महिलाएं अपने आप को पद्मावत का वंशज मानती हैं, जबकि जो पुरुष हैं वो महाराणा प्रताप के सैनिकों के वंशज मानते हैं। कहा जाता है कि जब आक्रांताओं ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानियां अपने सैनिकों को लेकर तराई में आ गई थी रहने के लिए। जब राजा लड़ते लड़ते कई सालों तक वापस नहीं आए तो रानियों ने अपने ही सैनिकों से विवाह कर लिया। इसलिए जो रानी है उनका, आप समझ सकते हैं, उनका स्थान ऊंचा होगा। इसलिए मातृसत्तात्मक। और जो पिता है वो सैनिकों के वंशज है, इसलिए उनका
जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक है। अगला देखते हैं, सामान्यतः थारुओं को किरात वंश का माना जाता है और ये अपने आप को महाराणा प्रताप को वंशज मानते हैं। शारीरिक गठन के अनुसार देखें तो मंगोलियाड प्रजाति के बहुत निकट हैं। जो मंगोलियाड जैसे भूटिया लोग हैं, जो मंगोलियाड होते हैं, मंगोल प्रजाति उसके बहुत निकट है। भाषा इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है, ये अवधी, भोजपुरी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली, भावरी आदि बोलते हैं। जिस जिस क्षेत्रों में रहते हैं उसी के अनुसार ये अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। प्रत्येक घर में एक पशुवाड़ा और घर के सामने एक मंदिर होता है। थारू लोगों का मुख्य भोजन मछली और चावल है। विशेष पर्वों के उत्सव पर चावल की बनी हुई एक शराब का सेवन करते हैं जिसे जाड़ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जाड़, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। तो यह है जाड़, देखिए, और बहुत पेपरों में कई बार आ चुका है। परिवार का मुखिया गंधूर कहलाता है जिसका चयन योग्यता के अनुसार होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी पंचायत है, जैसे हम जौनसारी में पढ़ते हैं, उनकी खुमरी होती है तो इनकी बिरादरी कहा जाता है पंचायत को। पंचायत का जो मुखिया होता है महतो या गुमस्ता कहा जाता है। उसके नीचे का जो पद होता है उसे बद्दर कहते हैं। बद्दर के नीचे पंचगण होते हैं। पंचगणों को मध्य पंचगण भी कहा जाता है, यानी वो मद्यपान करके फैसला सुनाते हैं इसलिए मध्य पंचगण हो गए। और उसके नीचे गंधूर होता है। ये देखें, विवाह विवाह सामान्य विवाह भी होता है, कहीं कहीं इनके उसमें बाल विवाह का भी प्रचलन है और विधवा विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है। विधवा विवाह दो प्रकार का होता है इनके उसमें, चुटकटा व उठांग। ये भी कई बार पूछा जाता है, चुटकटा उठान विधवा विवाह के दो प्रकार। और विधवा विवाह के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक भोज का आयोजन किया जाता है जिस भोज को क्या कहा जाता है, लडबरवा भोज कहा जाता है। महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है, स्थिति अच्छी है तो तलाक देने का अधिकार है, और तलाक के लिए उरारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। विवाह की चार रस्में होती है, फटाफट देख लेते हैं। चार रस्मों में पहली रस्म होती है अपना पराया, इसे सगाई भी कहा जाता है, और सगाई के लिए इनके उसमें जो शब्द का प्रयोग होता है उसे दिखनौर कहा जाता है। दूसरा जो होता है विवाह की जो रस्म होती है बात कट्टी, ये विवाह से 10-15 दिन पूर्व एक विवाह की तिथि को निर्धारित किया जाता है जिसे बात कट्टी कहा जाता है। फिर तीसरा विवाह हो गया, विवाह प्राय माघ या फुलेरा दूज में होता है। शुभ दिन इतवार व बृहस्पतिवार को माना जाता है। और अगला चौथा जो होता है चाला। चाला क्या होता है, 2 या 3 माह के पश्चात, शादी के विवाह के 2 या 3 माह के पश्चात चैत्र या बैसाख में कन्या अपने पति के घर जाती है और हमेशा परमानेंट रहने के लिए स्थायी रूप से रहने लगती है और उसे ही चाला कहा जाता है। ये है इनके विवाह की रस्में। ये कई बार पूछा जाता है कि थारू समाज में विवाह की कितनी रस्में होती है, पेपर में आ चुका तो 4 रस्में होती है। इनमें पहले बदला विवाह प्रथा भी थी, यानी बहनों का अदला बदली होती थी, लेकिन अब ये कम देखने को मिलता है। अब 3 टिकटी व अन्य प्रथाएं प्रचलित हैं और दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय किए जाने को पक्की पोड़ी कहा जाता है। पक्की पोड़ी मतलब बात पक्की हो चुकी है। धर्म सामान्यतः तो हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके गोत्र घराने को कुरी कहा जाता है। बहुत सारे गोत्र होते हैं इनमें, बड़वायक, बट्टा, रावत, बिरतिया, महतो, डहैत इनके प्रमुख गोत्रों में है। और बड़वायक सबसे बड़ा गोत्र है। ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा गोत्र कौन सा है, बड़वायक सबसे बड़ा गोत्र है। थारू समाज के इष्ट देव पठावन और खड़गा भूत हैं। ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि किस थारू जनजाति के इष्ट देव कौन है, पछावन और खड़गा भूत। कोरोदेव, राकत, कलुआ ये जानवरों की रक्षा करने वाले देवता हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानवरों की रक्षा करने वाले देवता कौन है, कोरोदेव है, राकत है, कलुआ है। अगर प्रत्येक थारू के घर के निकट चबूतरे पर एक देवता स्थापित रहते हैं। उन देवताओं में और इनके जो प्रमुख देवता हैं उसमें काली देवी, नंगराई देवी, भूमिया देवता या बड़ा बाबा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है नंगराई देवी किसकी देवी है, तो थारू जनजाति की। भूमिया बाबा, बड़ा बाबा के नाम से भी इनके घर के सामने एक मंदिर रहता है जिसमें ये लोग पूजा करते हैं। अगला देखेंगे त्योहार। त्योहारों में मुख्यतः देखते हैं होली, दीपावली, वो बजहर बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा दशहरा, माघ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी भी ये लोग मनाते हैं। होली देखते हैं, होली बहुत एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है। होली ये लोग 1 माह 8 दिन तक होली बनाते हैं, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है होली का। उसके बाद होली भी 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 जिंदी होली होती है और नंबर 2 होती है मरी होली। ये भी प्रश्न आ चुका है कि जिंदी और मरी होली का संबंध किससे है, तो थारू लोगों से। उसके बाद जिंदी होली के समय एक विशेष प्रकार के नृत्य का आयोजन किया जाता है, खिचड़ी नृत्य। कई बार ये भी पूछा जाता है कि खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, थारू जनजाति के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीपावली देखते हैं, दीपावली को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। ये भी प्रश्न आ चुका है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो वह थारू जनजाति। बजहर में देखते हैं, बजहर यह त्योहार ज्येष्ठ या बैसाख माह में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट त्योहार है। अगले अर्थव्यवस्था पर आते हैं। अर्थव्यवस्था में इनमें कृषि जब अवकाश रहता है
तो उस समय ये जाल या बांस की टोकरी से मछली मारते हैं, मछली प्रिय भोजन है इसलिए मछली पकड़ते हैं। तथा वनों में आखेट भी करते हैं जिसे खाबर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है खाबर। खाबर क्या चीज है भाई? जब जंगल में ये लोग आखेट करने जाते हैं, जंगली सुअरों को आखेट करते हैं या जंगली जानवरों का आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, तो उसे खाबर कहा जाता है। और अक्सर बच्चे, महिलाएं या पुरुष सभी लोग मछली मारते हैं क्योंकि मछली इनका प्रिय भोजन है। खेती में ये लोग लकड़ी ढुलाई, लकड़ी कटाई, अन्य व्यवसाय भी ये लोग करते हैं। और खेती में मुख्यतः धान की खेती करते हैं क्योंकि धान की खेती में चावल इनका प्रिय भोजन है मछली के साथ, तो इसलिए धान की खेती ये लोग करते हैं। अगला, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी आदि सब चीजें भी लोग पालते हैं जिससे दूध, दही, ऊन, मांस आदि के लिए ये लोग या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये लोग करते हैं। और मुख्यतः कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। टनकपुर, बनबसा, इन लोगों में 141 गांव में इनका निवास इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये थी अर्थव्यवस्था उनकी, इसी से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। तो कैसी लगी ये वीडियो? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं डिसलाइक करें, और कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें क्योंकि आप लोगों को ऐसी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। आप बेल आइकन को हिट करें और अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो ये रही हमारी फेसबुक आईडी प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से। इसमें भी समय समय पर महत्वपूर्ण चीज़ें डालते रहते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण सामग्री, अध्ययन सामग्री डालते रहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।